छवि कैसे बदले, क्योंकि बहुत विशेष प्रकार की छवि हरियाणा की 2014 से पहले थी, उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस छवि को बदलने में, और ये प्रेरणा भी हमको अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिली, जब उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ा कोई काम हमारे सामने करने का है तो वो जो अपनी बिरादरी है राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक नेताओं की, इस बिरादरी की छवि और सरकारों की छवि ये बदलने की जरूरत है। तो हमने उसको बदल करके दिखाया है। सरकार डिलीवर कैसे करती है, सरकार सेवाएं, योजनाओं का लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचाती है, चाहे से स्वास्थ्य की योजनाएं हो, हमने अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, और खुशी की बात तो यह है कि जो बात हमने कही थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, उसके अंतर्गत कैथल में भी हमने मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी है। आयुष्मान भारत की बात हमने कही, प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना दी, उस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार उसको 5 लाख रुपए रोग के ऊपर आने वाला खर्च, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। चाहे शिक्षा की बात हो, नई एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सब पर हमने काम किया है। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा हर युवा वो रोजगार उसको मिलना चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, लेकिन उसको कुछ हुनर सिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, छात्र है, छात्रा है, आगे बढ़कर के आजीविका को कमाने के लिए कैसे आगे बढ़े। इस रोजगार के लिए हमने उद्योगों में भी काम किया, और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल में 6 लाख से ऊपर लोगों को और प्राइवेट रोजगार फैक्ट्रियों में, कारपोरेट में ये मिला। ये झूठ फैलाने वाले दिन रात जो ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, मैं आपको आंकड़े, एक एक घर के आंकड़े सहित बता सकता हूं कि आज हरियाणा में अभी भी हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, एक एक परिवार का डाटा है, और उसमें जो रोजगार करने वाला उस लायक व्यक्ति है वो बेरोजगार है तो उसको बेरोजगार गिनेंगे, बच्चों को बेरोजगार नहीं गिन सकते। लेकिन जो आंकड़े बताने वाले हैं वो कहते 15 साल से और 18 साल के बीच के उनको भी गिन लिया बेरोजगार। हमने 18 साल तक तो हर एक को शिक्षा देनी है, और ये उसके भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। 18 साल से पहले किसी को रोजगार हम देने वाले नहीं है, 18 साल के बाद उसको रोजगार सुनिश्चित करेंगे। शोर मचाया इन्होंने के अग्निवीर योजना, इसमें बाद में क्या करेंगे। हमने ये गारंटी दे डाली कि अग्निवीर के बाद हरियाणा के अंदर गारंटेड नौकरी देना ही हमारा काम है। अगर 4 साल में अनुशासन सीखेंगे, देशभक्ति की भावना सीखेंगे, और जब आएंगे कुछ न कुछ राशि लेकर के आएंगे, हर महीने की राशि घर में भेजेंगे, उससे अच्छा अपना कोई काम भी वो कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। नहीं तो नौकरी चाहिए, आज प्राइवेट जगत भी उनको नौकरी देने के लिए तैयार है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हमारे चाहे रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा किया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबी आदमी हो और सुरक्षा उसको मिले, सुरक्षा के लिए पुलिस के अंदर भी जितनी भर्तियां हमने की है, खास करके महिला सुरक्षा हमारे 6% थी, आज वही महिलाओं की संख्या पुलिस में लगभग 10% होने जा रही है, और हम आने वाले समय में ये 15% करेंगे। चाहे पंचायतों का काम हो, नगर पालिकाओं का काम हो, बजट की बात हो, बजट हमने जितना बड़ा, डबल से ज्यादा बजट हमारा हुआ है। आज पंचायतों के पास पैसे की कमी नहीं, नगर पालिकाओं के पास पैसे की कमी नहीं, विकास के नाते सारे काम पूरे हो रहे हैं। प्रश्न करते हैं लोग, ये पैसा आ कहां से रहा है, और मैं आपको बताता हूं, ये भ्रष्टाचार नाम का जो गुण है, जो पैसे को चूसता है, इस पर हमने चोट करनी शुरू की है। ये भी समाज का दुश्मन है, और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्थाएं कर दी है। और हाँ, भ्रष्टाचार अब लोग जो पकड़े जा रहे हैं, तो ये जो ब्लेम लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, हमारा कहना है कि पिछले सरकारों के समय भ्रष्टाचार को उजागर ही नहीं होने देते थे। हम आगे बढ़कर के भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं,
चाहे वो पिछली सरकारों में समय किया हो और चाहे इस सरकार में। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान में आते ही पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, उसके खिलाफ जांच बैठाना, ये हमारा काम है। चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई समाज का कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि ये गुण जो है सब मिल करके करते हैं जिनके स्वार्थ होते हैं। ये भ्रष्टाचार नाम की चीज हरियाणा में रहने नहीं दी जाएगी। और मैं तो कई बार कहा, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, मनोहर लाल, इस भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। जानकारी चाहिए, आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे वो किसानों की बात हो, किसान की आय डबल करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, हरियाणा उसमें हर कदम कदम आगे बढ़ा करके इस बात को पूरा करने के लिए तैयार है। चाहे वो भावांतर भरपाई योजना है, चाहे सिंचाई के नाते हर खेत को पानी की बात है, चाहे उनको नुकसान होने पर मुआवजा देने की बात है, चाहे 14 फसलों के MSP पर खरीदने की बात है, मंडियों की व्यवस्था है, और कौन सी चीज बोई जाए इसके लिए किसान को जागरूक करने की बात है। क्योंकि आज धान और गेहूं, इसकी बजाय यदि हम सब्जियों पर, फलों पर अगर विविधीकरण करेंगे, या कहीं किसान को अतिरिक्त आय के लिए उसको कोई मानो पोल्ट्री में जाना है, अगर उसको कहीं फिशरी में जाना है, उसको कहीं यानी पशुपालन के काम में जाना है, कहीं मधुमक्खी का शहद का काम करना है, ये खेत से जुड़ी हुई चीजें हैं। FPOs बनाए ताकि उनको बिक्री की समस्या ना आए। तो मित्रों, हर वर्ग, युवा वर्ग है, जैसे युवाओं को कौशल, इसके नाते सक्षम युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार होता है, उसको भी 7,000 रुपया, 9,000 रुपए की योजना उसको भी दिया है। हमने ये जो प्राइवेट तरीके से ठेकेदार चलते थे, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके एक नया पोर्टल बनाया कि अगर आउटसोर्सिंग पर भी कहीं नौकरी लगेगी तो सरकारी व्यवस्था से लगेगी, ठेकेदारों के चक्कर में किसी युवा को पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए बताने के लिए बहुत योजनाएं हैं मित्रों। ऑनलाइन हमने परिवार पहचान पत्र का डाटा जो इकट्ठा किया है, गरीब आदमी का घर बैठे राशन कार्ड नहीं बनाया तो उसका राशन कार्ड बनेगा। ओल्ड एज पेंशन मिलेगी तो उसको घर बैठे मिलेगी। अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, अपना जा करके और एक बटन दबा करके अपना सर्टिफिकेट निकाल सकता है। अगर उसको अपनी आय का सर्टिफिकेट चाहिए वो उसमें से निकाल सकता है। तो ऐसे जितने काम हैं, घर बैठे काम हो। एक विचार और भी, ये भोली भाली जनता के सामने जो विपक्षी लोग हैं वो ज्ञान परोसते हैं। क्या ज्ञान परोसते हैं कि इनके विधायकों के, इनके सांसदों के, इनके मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के घरों पर भीड़ नहीं दिखती। और हमने कहा कि जब हमने भीड़ के लाते से ये कह दिया कि आपके घर में आपकी व्यवस्था मिलेगी, भीड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई अध्यापक अब सेक्रेटेरिएट के 4थे फ्लोर पर अपने ट्रांसफर के लिए जाता है? कोई नहीं जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पॉलिसी की है। घर बैठे में उसको फॉर्म भर दे, कहाँ स्थान पर वो जाना चाहता है, उसकी सीनियोरिटी पर उसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो उसकी सीनियोरिटी है उसके हिसाब से स्थान मिलेगा। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। और ये बाकी विभागों में भी कर दिया है। आज सरकारी कर्मचारी खुश है, आज किसान खुश है, आज उद्योगपति खुश है। उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट का काम बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में हरियाणा की सबसे नंबर 1 पर आज हमारी प्रति व्यक्ति आय है, नंबर 1 पर है। तो बातें बताने की इच्छा बहुत है, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारी हरियाणा की धरती, ये संस्कृति से ओतप्रोत ये धरती, ये धार्मिक लोगों की धरती, कुरुक्षेत्र की ये भूमि और कुरुक्षेत्र के 48 कोसी परिक्रमा का जो एरिया जिसके अंदर आज हम कैथल में अपनी सभा कर रहे हैं, इस सारे क्षेत्र का तो विशेष एक मनोभाव है कि हम समाज के अंदर अच्छाई को कैसे फैलाएं, बुराई को कैसे कम करें। इन चीजों की हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी बातें तो मैं इसलिए भी आपको बताना चाहूंगा कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके द्वारा चलाई जाने वाली सारी योजनाएं, उनको हम भरपूर मनोयोग से उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार से समाज के हित में लगातार अपना परिवार मान करके इनकी सेवा करते रहेंगे और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, यही आपसे अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक ऐसी शख्सियत जो लगातार प्रवास पर रहती है, जो लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करती है,
एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी जी के कि भारत आज सोने की चिड़िया और जगत गुरु की तरफ बढ़ रहा है, जिनके कंधों पर इन सभी सबसे बड़ी पार्टी की संगठन की जिम्मेवारी है और जिसको बहुत बखूबी जो निभा रहे हैं, ऐसी महान शख्सियत श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर हम सबका संबोधित करें, अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रभारी और महामंत्री हमारे श्री विनोद तावड़े जी, हरियाणा सरकार में मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी संदीप सिंह जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मंत्री हरियाणा सरकार, संसद में मेरे साथी श्री नायब सैनी जी, हमारे विधायक लीलाराम गुर्जर जी, सुभाष सुधा जी विधायक, हमारे प्रदेश के जुझारू महामंत्री श्री वेदपाल जी जो आज के मंच संचालक भी हैं, पवन सैनी जी प्रदेश के महामंत्री, राजकुमार सैनी जी जिला के अध्यक्ष कुरुक्षेत्र, अशोक गुर्जर जी जिला अध्यक्ष कैथल, राहुल राणा जी और हमारी सुरभि गर्ग जी जो अध्यक्षा है कैथल नगर परिषद की, यहाँ सम्मानित मंच और कैथल के इस पवित्र भूमि पर एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान गर्जना करने वाले युवा साथी और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज कुरुक्षेत्र के कैथल स्थान में इस पवित्र नगरी जिसे हम कपिल मुनि की पवित्र धरती कहते हैं, ऐसे पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। और ऐसा भी बताया जाता है इतिहास में कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कैथल को, कपिल स्थल को बसाने का भी काम किया था। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे कि हरियाणा वीरों की भूमि है। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। इसी पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण ने गीता की रचना की, उपदेश दिया। ऐसी पवित्र भूमि सच में हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मनोहर लाल जी ने अपने वक्तव्य में गागर में सागर भरा। कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें हरियाणा की दृष्टि से आप सबके सामने रखी है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किसानों की बात की, जवानों की बात की, हर समाज के क्षेत्र के लोगों के विकास के बारे में बातचीत की। सबसे पहली बात हमको क्या समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से राजनीति की, देश की और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। इस बात को सबसे पहले समझना। राजनीति की संस्कृति बदल गई। आज से पहले आप क्या भाषण सुना करते थे? फलाना समाज अगड़ा, पिछड़ा, छोटा, बड़ा, नदी के इस पार, नदी के उस पार, मैं तो तुमको लाभ पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन फलानी जाति के लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल में पिछले कांग्रेस के शासन जब रहा और अन्य पार्टियों का भी शासन रहा, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, जमे रहे और लोगों का भला नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी मंच पर आते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ मंच पर आते हैं, संदीप सिंह मंच पर आते हैं, तो छाती ठोककर हरियाणा की जनता को बताते हैं कि उसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। इस दावे को रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने। कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, कोई पार्टी। 20-20 साल राज कर गए, उनसे पूछो तुमने समाज का किया क्या, तुमने दिया क्या? कोई उत्तर नहीं है। यही हरियाणा है। पहले मैं आया करता था और आज भी मैं हरियाणा आता हूं। कोई सड़क अब सिंगल लेन रह नहीं गई, कोई डबल लेन, कोई 4 लेन, कोई 6 लेन, कोई हाईवे, कोई सुपरवे, कोई एक्सप्रेस वे, ऑल वे। ये रास्ता दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की विकास की संस्कृति ने दिया। इस बात को हमको याद रखना। इसलिए हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। और यहां बैठे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि याद रखो, ये तुमको आसानी से नहीं मिली है। आपने सही समय पर सही बटन दबाकर कमल को खिलाया, मोदी जी को बैठाया, मनोहर लाल जी को बैठाया और आज विकास के फल आपको मिल रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का मजा लेना हो तो अंधकार को याद रखो, अच्छे दिन को याद करना हो तो बीते हुए बुरे दिनों को भी संजो के रखो। तभी तुमको ध्यान में आएगा कि सत्ता पर सही आदमी बैठने से कैसे फर्क पड़ता है। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोरोना आया, 130 करोड़ का देश, दुनिया में अन्य देश भी आपने देखे, हमसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा रखते थे, हमसे अच्छी सुविधा। अमेरिका, यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, ये स्वास्थ्य में हमसे अच्छे थे। लेकिन नेतृत्व तय नहीं कर पाया कि जान बचानी है या आर्थिक जगत को बचाना है। फैसला नहीं कर पाए। इसलिए हमसे बेहतर सुविधा होने के बावजूद भी ये देश कोरोना के सामने असहाय और लड़खड़ाते हुए दिखे और इनकी व्यवस्थाएं ठप हो गई, ये भी हमने देखा। लेकिन इधर मोदी जी थे जिन्होंने नेतृत्व के रूप में कहा, जान है तो जहान है, इसलिए पहले जान बचाएंगे फिर जहान की चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बात को उन्होंने कहा। समय पर लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। मनोहर लाल जी ने यहां पर पीएसए के प्लांट्स लगाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए,
दवाई की व्यवस्था की गई। हर तरीके से तैयार होने के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन उठा करके तब मोदी जी ने कहा अब जान भी है और जहान भी है, इसको याद रखें। दूसरी बात मैं इसलिए आपको बताता हूं कि देखो, सत्ता पर सही आदमी को बैठाने से और सही पार्टी लाने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का भी और प्रदेश का भी, पूरे 10 साल स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में पोलियो की दवाई को आने में 28 साल लगे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में 30 साल लगे। इस देश में चिकन पॉक्स की दवाई को आने में 35 साल लगे। इस देश में हमारे डिप्थेरिया की दवाई के लिए आने के लिए 20 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवाई आने में 100 साल लगे। 1906 में दवाई आई थी, 2006 में भारत में पहुंची। ये था हमारा देश, ये थी हमारी स्थिति। और मोदी जी को आपने बैठाया, प्रधानमंत्री बनाया। कोरोना जनवरी 2020 को आया, अप्रैल में उन्होंने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन देश को दे दी और दुनिया को दे दी। ये भी हमको याद है। मित्रों, ये जो आप आजकल आपने देखा है ना तस्वीर जो बाइडेन की, देखते हैं ना टेलीविजन में, देखते हैं ना, मास्क लगा के आते हैं, मास्क उतारते हैं, मास्क फिर भाषण देते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं आप सब लोग, एक ने भी मास्क नहीं पहना है, नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये सुरक्षा कवच किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी ने आपको सुरक्षा कवच दिया, देश को बचाया है और 130 करोड़ के देश को बचाया। 217 करोड़ इंजेक्शन डबल डोज लगा है, 217 करोड़। अब बूस्टर डोज लग रहा है, उसके लिए भी हम लोग पूरी तेजी से काम कर रहे हैं, तीव्र गति से काम कर रहे हैं। और भारत ने वैक्सीन मैत्री में 22 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन 100 देशों को दी है और 50 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है। ये भारत है, हमको समझना चाहिए। यानी अब भारत लेने वाला नहीं है, भारत देने वाला बन गया, भारत दुनिया को दिशा देने वाला बन गया। ये इसलिए मित्रों, मैं जब बात करता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये इसलिए है कि सही समय पर आपने सही बटन दबाया था, उसका नतीजा है कि आपको सही फल मिल रहा है। ये भी हमको समझना है। मित्रों, एक समय था, लोग कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आज समय आ गया है कि हम गौरव के साथ कह सकते हैं, बदल सकता है, बदलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। ये हम कहते हैं। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से अगर हम बात करें, आज 2023 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मिलेट्स ईयर मनाने वाला है, मोटा अनाज। यानी जिस बात को भारत बोलता था पहले से कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज जरूरी है, बाजरा जरूरी है, बाकी हमारे लिए जरूरी है, तो उस समय लोग हंसा करते थे। लेकिन इसी बात को जब हमने दुनिया के मंच में कहा तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया है और इसको समर्थन देने वाले 72 देशों ने भारत का साथ दिया है। यह भी हमको समझना है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, मोदी जी ने यूएन नेशनल जनरल असेंबली में अपील की कि हमको स्वस्थ रहना है, योगा दिवस होना चाहिए। 70 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया। इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून मना रहे हैं। यानी भारत अब दुनिया को दिशा दे रहा है और दुनिया उसको फॉलो करती है। इस बात को भी याद रखना है। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें, आज हम प्रतिदिन 37 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बना रहे हैं, 37 किलोमीटर। यही यूपीए की सरकार में 4 से 5 किलोमीटर बनती थी और यही आज 37 किलोमीटर बन रही है।
यही आज 9.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है प्रतिदिन, और उसी तरीके से 220 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। 220 नए एयरपोर्ट। बदल रहा है भारत, विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी किसान की बात हो रही थी। आप बताइए, सभी लोग बोलते हैं किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता, ये किसान नेता थे, वो किसान नेता थे। जो काम मोदी जी ने किसानों के लिए किया है वो कोई आज तक नहीं कर पाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने दी कि नहीं दी? 11.5 करोड़ लोगों को 11 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिया कि नहीं दिया? 1,37,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। रुपया का 15 पैसा नहीं पहुंचता, रुपया का रुपया पहुंचता है, और पूरा पहुंचता है। इसको भी याद करना है। मित्रों, अभी 11वीं किस्त मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबाकर उन्होंने किसान की 11वीं किस्त रिलीज की 31 मार्च 2022 शिमला के रिज मैदान से। और देखिए कैसा बदला हुआ भारत है। 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए और 37,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये भारत बदलता है। इसको हमको 15 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आपने वो मीटर देखा होगा कैसे घूम रहा था। 15 सेकंड के अंदर लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपए जा रहे थे, और 15 सेकंड में 11 करोड़ लोगों को मिल गया। और कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में नहीं। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है, जब चुनाव आए ना तो बीच में कोई बिचौलिया मत रखना। सीधा कमल और तुम्हारी उंगली, उसके बीच में कुछ नहीं चाहिए। ये याद रखना। हम अगर बात करें किसान के बजट की, तो जो 2014 में 1,46,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था, आज 6,31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कृषि सिंचाई योजना की, तो 93,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 1,20,000 करोड़ रुपए के क्लेम को सेटल किया गया है। अगर हम बात करें जय जवान की, तो आपको जान करके खुशी होगी कि भारत अब आज ही आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी विक्रांत को, जनता को, देश को समर्पित कर रहे हैं। पहला इंडिजिनस वॉरशिप होगा जो धरती पर समुद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको आज लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा निर्यात जो 1,500 करोड़ का था, आज वो 8,400 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी भारत अब दुनिया को आम सप्लाई कर रहा है। अपने आप तो बना ही रहा है, अपने लिए तो तैयार हुआ ही है, और अपने लिए तो सारी चीजों को ठीक किया ही है। और अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, खेल की बात करें, अभी हम टोक्यो की बात करें, अगर हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें, हमको ओलंपिक्स में 7 मेडल्स मिले, पैरा ओलंपिक्स में हमको 19 मेडल्स मिले। मैं संदीप सिंह जी से बात कर रहा था, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, और कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुआ इंग्लैंड में, वहां 22 गोल्ड मेडल मिले। मैं ठीक बोल रहा हूं? 22 गोल्ड मेडल मिले। और भारत का झंडा और राष्ट्रगान 22 बार झंडा ऊपर गया और 22 बार राष्ट्रगान हुआ। बर्मिंघम की धरती इंग्लैंड में हुआ। ये हमको समझ, ये है बदलता भारत, ये है हमारी तस्वीर। और जब मैं खिलाड़ी की बात करूं और हरियाणा का नाम न लूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है तो हरियाणा, हरियाणा के लोग। और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से बच्चों के बीच में खेलो इंडिया के कार्यक्रम को चलाया है, जिस तरीके से संदीप सिंह जी ने रुचि ली है, संदीप सिंह जी के द्वारा लिए गए रास्ते और जो योजनाएं हैं, अब उसको देश भी अपने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हमको समझना है, इसको भी हमको जानना है।
अगर हम पिछड़ी जाति की बात करें तो हमारे ओबीसी, हमारे जो अदर बैकवर्ड कास्ट थे, इनको आप आश्चर्य करेंगे अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने कहा, मंत्र लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा ओबीसी भाई क्यों छूट जाए? अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी संवैधानिक दर्जा है, लेकिन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया है और मोदी जी को और हम लोगों को ताकत आपने दी। आपने बटन दबाया और हमने पार्लियामेंट में बटन दबाया, सैनी ने पार्लियामेंट में बटन दबाया और ओबीसी को दर्जा दिलाया। इस बात को समझना। उसी तरीके से अगर हम आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास योजना, मित्रों, मैं 1993 में एमएलए बन गया, 1993 में। उस समय मेरा बीडीओ मेरे पास आया करता था और बोलता था, नड्डा साहब एक खुशखबरी आपको देनी है। मैं बोलता था, क्या? ऐसा है, आप ना मुझे एक मकान बताइए आपकी पंचायत में जिसको मैं इंदिरा आवास योजना में ले सकूं। मतलब समझिए कि वो एक घर बनाने का ऐसा समझता था जैसे उसने बहुत बड़ा मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा दर्शाई है कि एक मकान पंचायत में बन रहा है। ये थी कांग्रेस की सरकार, इंदिरा आवास योजना, ऐसी थी योजना। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग अगर देखें तो आज 60% से ज्यादा मकान बन चुके हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान बन करके तैयार हो गए और वो गरीब लोगों को मिल गए, ग्रामीण भी और हमारे शहरी भी, दोनों को मिलाकर आज 2.5 करोड़ से एक पर एक संख्या श्रृंखला 60% से ज्यादा लोग इसमें SC ST के हैं जिनको मिली है। उसी तरीके से गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना में 100 लाख करोड़ रुपए सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक साथ देश की तस्वीर बदलने के लिए, विकास के लिए करेंगे काम। उसका नाम होगा गति शक्ति योजना और 100 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी खर्च करेंगे और वो हरियाणा की धरती पर भी लगेगा, उसको भी याद रखें। अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 19 लाख हमारे किसान भाई हैं जिनको उसका लाभ मिला है। अगर हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें तो 21.8 लाख लोगों को देश में मिला है, तो 68,000 यहां भी रजिस्ट्रेशन हुए। अगर मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में सॉइल हेल्थ कार्ड 90% किसानों को मिल चुका है। हरियाणा आगे खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप लगभग 20 लाख फार्मर्स, उसमें से 4,700 करोड़ रुपए का क्लेम सुलझा लिया गया है। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो हरियाणा में लगभग जहां 1.5 लाख ये वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, उस 1.5 लाख वेलनेस सेंटर में लगभग 2,000 वेलनेस सेंटर यहां और 1,100 वेलनेस सेंटर हरियाणा में बन करके तैयार हो गए हैं। इसके लिए भी मैं हरियाणा प्रदेश को बधाई देता हूं। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो 11 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर मिल रहा है और उसमें से 16 लाख लोग परिवार हमारे हरियाणा के हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से विकास की एक गाथा लिखी जा सकती है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो उदय योजना में इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ 29 लाख परिवारों को दिया जा चुका है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सौभाग्य की तो जहां 2 करोड़ 62 लोगों को मिला है, वहां 55,000 लोगों यहां पर उनको बिजली मिली है और हरियाणा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यह भी हमको समझना।
इसलिए मित्रों बहुत से विकास के काम हुए, सोशल साइड में देखा जाए, बाकी सारे साइड में देखा जाए, सभी दृष्टि से विकास की एक नई कहानी लिखी गई। यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैं कैथल को मेडिकल कॉलेज मिला है, और कैथल को जब मेडिकल कॉलेज मिला तो ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, याद रखना इस मेडिकल कॉलेज के बनने से अब आपके गांव तक डॉक्टर पहुंचेगा और गांव में भी डॉक्टर अपनी क्लिनिक लगाएगा, इस बात को समझना। उसी तरीके से हम भिवानी में मेडिकल कॉलेज खोला है, उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मनेठी में, हम रेवाड़ी में उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज पर खर्च हो रहा है, और अगर हम स्पोर्ट्स सेंटर की बात करें तो जो 267 सेंटर्स बन रहे हैं उसमें 8 सेंटर यहाँ हरियाणा में बन रहे हैं, और 8 में हिसार भी है, कुरुक्षेत्र भी है, पंचकुला भी है, सोनीपत भी है, ये स्पोर्ट्स के सेंटर्स बन रहे हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त 36,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का निवेश हो रहा है। ये आज हरियाणा का जगह बनती है, जो आज निवेश की जगह बन रही है, दुनिया यहाँ निवेश करने आ रही है। ये बदलता हरियाणा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसको भी हमको समझना है। नेशनल कैंसर सेंटर बना है, सबसे बड़ा सेंटर नेशनल कैंसर सेंटर झज्जर में हरियाणा में बना है। आपके अंबाला में हमने कैंसर सेंटर दिया है, 72 करोड़ रुपए का, जिससे ज्यादा का लगभग 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुआ है। उसी तरीके से यहाँ सोनीपत, सोना, मानेसर और खरकोटा एक ऑर्बिट का रोड बन रहा है, जिसमें 5,600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। विकास की दृष्टि से अगर हम कहें, जैसा मैंने कहा अंबाला में भी कैंसर सेंटर बना है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की है। अगर मैं हरियाणा के विकास की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, तब और अब को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 में हरियाणा 8,700 मेगावाट प्रोड्यूस करता था बिजली, आज हरियाणा 12,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। उसी तरीके से नेशनल हाईवे उस समय 2,050 किलोमीटर थी, आज 3,250 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गया। उसी तरीके से जो स्टेट हाईवे है वो 42,000 किलोमीटर थी, आज वो 50,000 किलोमीटर हो गई है। और स्टार्टअप की बात करें तो 75,000 स्टार्टअप में 5,000 स्टार्टअप हरियाणा के नौजवान कर रहे हैं। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने कैथल की बात की, कैथल के मेडिकल कॉलेज पे 997 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे? कितने? 997 करोड़। आप समझिए कि क्या तस्वीर बदलेगी। इससे बड़ा तोहफा कैथल को मनोहर लाल जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से डबल इंजन की सरकार कैथल को और क्या दे सकती थी। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है, इसको हमको याद रखना। उसी तरीके से आपके सब्जी मंडी आपके यहाँ कैथल में बन रही है, 20 एकड़ के भूमि पर। कैथल पटियाला रोड बन रहा है, बाईपास रोड बन रहा है, उसके लिए उसकी भी तैयारी हो रही है। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर बहुत से रिसर्च के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, अब मैं इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक बात भी आपसे करना चाहता हूं। राजनीतिक बात की दृष्टि से आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज अकेली भारतीय जनता पार्टी रह गई है प्रजातंत्र में, जो प्रजातंत्र के तरीके से वैचारिक पृष्ठभूमि पर कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के जनता की तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए काम करने वाली पार्टी है तो अकेली एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को याद रखो, इसको लिख लो, जान लो, ये सच्चाई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, किसान, युवा,
इनके लिए काम करने वाली पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने महिला सम्मान की बात की। किसी प्रधानमंत्री ने आज तक महिला सम्मान की बात की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके महिलाओं को सम्मान के साथ खड़ा करने का काम किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसको याद रखना। ये शौचालय की बातचीत, महिला सम्मान की बातचीत, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हमको स्वच्छता अभियान चलाना है और हमको टॉयलेट्स बनाने हैं, इज्जत घर बनाने हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का खिल्ली उड़ाई थी। क्या कहा था? लाल किले से शौचालय की बात करता है प्रधानमंत्री, ये कोई जगह है बात करने की? मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ शौचालय बना करके बाहर शौचालय जाने से देश को मुक्ति दिलाई और 11 करोड़ शौचालय बनाने का मतलब होता है 11 करोड़ इज्जत घर, जो महिलाएं अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए खेतों में जाया करती थी, उनको इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये क्या जाने 11 करोड़ महिलाएं क्या होती हैं? 11 करोड़ महिलाओं के एक बच्चा भी है, खेतों में जाते थे। आज वो हरियाणा ओडीएफ हो गया है, कंप्लीट ओडीएफ। ये बाहर शौच जाना बंद हो गया है, 100% हो गया है। मैं मनोहर जी की सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। आपने महिला सम्मान के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसको हमको समझना याद। उसी तरीके से अगर हम महिला विकास की बात करें, महिला सम्मान की बात करें की, अभी हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे वो लाकड़ गोईठा और वो गोबर को इकट्ठा करके और वो चूल्हा जलाते थे। आजकल गैस का चूल्हा मिल गया है, टक से लाइटर से जलाओ, 5 मिनट में चाय पिलाओ, 15 मिनट में भोजन कराओ, पतिदेव को बोलो काम पर जाओ। ये फर्क किसने लाया? ये महिला सशक्तिकरण किसने किया? इसलिए काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये याद रखना। दूसरी बात, अब हमारा विरोधी कौन है वो भी देख लो। हम लड़ किससे रहे, किससे हमारी लड़ाई है? पहली बात तो समझो कि कांग्रेस पार्टी न ये वैचारिक पार्टी रह गई, न ये राष्ट्रीय पार्टी रह गई, न ये प्रादेशिक पार्टी रह गई, ये भाई बहन की पार्टी रह गई, भाई बहन की पार्टी। कोई अब आजकल मुझे बताया गया भारत जोड़ो भारत जोड़ो। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। पार्टी का हाल क्या है? पार्टी को तो जोड़ो। तुम्हारे पार्टी को लोग 50-50 साल पार्टी में रहने के बाद आपको गुड बाय कह के अलविदा कह के जा रहे हैं। कभी तुमने सोचा है क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? 50 साल 5 दशक जिसने पार्टी के लिए लगाया हो, खून पसीना दिया हो, वो आपको गुड बाय कह के जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि भारत जोड़ो तो छोड़ो, पहले पार्टी संभालो, इसको देखो। लेकिन मैं आपके सामने तस्वीर खींचना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर, मैं किससे लड़ रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है? परिवार की पार्टी। अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। पीडीपी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी। आप पंजाब आ जाओ, शिरोमणि अकाली दल, किसकी पार्टी? परिवार की पार्टी। यहां आप कांग्रेस को भी देख लो, ये भी अब परिवार की पार्टी हो गई है। बाकी तो परिवार की पार्टियां थी। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह और अखिलेश की पार्टी। नीचे साफ कांग्रेस 387 सीट पर चुनाव लड़ी और 387 सीट्स में 380 सीट्स में जमानत जब्त हो गई, सुपड़ा साफ हो गया। ये है कांग्रेस का। बिहार, हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी। आरजेडी किसकी पार्टी है? लालू की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी। बंगाल, हम किससे लड़ रहे हैं? टीएमसी, कौन सी पार्टी है? ममता की पार्टी और अभिषेक की पार्टी, भाई भतीजा और मासी की पार्टी। बंगाली में बोलते हैं पीसी और भाईपो की पार्टी। आप नीचे आ जाओ, बीजू जी की पार्टी।
आप उससे नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर, जगनमोहन की पार्टी किसकी पार्टी है? कांग्रेस से टूट करके परिवार की पार्टी है। तेलंगाना किसकी पार्टी है? चंद्रशेखर राव कौन है ये? टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति किसकी पार्टी है? बेटे की पार्टी, दामाद की पार्टी, बेटी की पार्टी, परिवार की पार्टी, बाकी सबकी छुट्टी। तमिलनाडु किसकी पार्टी है? स्टालिन की पार्टी। डीएमके किसकी पार्टी है? करुणानिधि स्टालिन की पार्टी है। शिवसेना किसकी पार्टी रह गई? परिवार की पार्टी रह गई। और बाकी सब तो छोड़ करके चले गए, असल शिवसेना तो निकल गई। इसलिए मित्रों, एक तरफ लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी है। और लोगों के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, भारत आगे बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और दूसरी ओर अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटी को बचाने के लिए, अपने भतीजे को बचाने के लिए, अपने फलाने को बचाने के लिए, अपने दामाद को बचाने के लिए, ये परिवार की पार्टियां ये खुद के लिए हैं, हम देश के लिए हैं, वो परिवार के लिए हैं। और तीसरी बात समझ लो, जो लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद ही बेल पर है, वो खुद ही बेल पर है। ये क्या लड़ेंगे? ये क्या लड़ पाएंगे? ये तो खुद इनकी पांव जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये क्या जनता को देंगे? इसलिए मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, मैं उनको बधाई तो देता ही हूं, लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने सही रास्ता पकड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। और मनोहर जी जो यहां अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आप आशीर्वाद दीजिए, हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाइए और परिवार वालों को परिवार की चिंता करने के लिए छोड़ दीजिए। आप जनता की चिंता करना शुरू करें, उस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। भारत माता की।